पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट कहाँ था जहां से आपको लगा कि नहीं, इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए? मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट 1995 में आया, जब मेरा श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय जयपुर में प्रवेश हुआ। मुझे लगता है पिछले 10, 20, 50 भाव जो भी रहे होंगे या आगे जितने भी होंगे, उन सब भावों को भी मिला दिया जाए तो इससे बड़ा टर्निंग पॉइंट दूसरा नहीं हो सकता। और वहाँ से जैसे जीवन बदला, दृष्टि बदली, सब कुछ बदल गया। तो मेरे लिए इससे बड़ा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं रहा। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से उत्तर दिया। आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे जिनसे आप प्रभावित हुए? आपके इंस्पिरेशंस कौन है? प्रेरणा स्रोत का किसी एक व्यक्ति का नाम लेना बड़ा मुश्किल का काम है। जब मैं जयपुर गया था तब तो कौतूहल से ही गया था, कुछ पता भी नहीं था कि वहाँ जाके मुझे क्या पढ़ना है, और शायद पता होता तो जाता भी नहीं। पता नहीं था, अच्छा हुआ पता नहीं था। तो इसलिए वहाँ जाने के लिए प्रेरणा स्रोत कौन था, इसका जवाब तो यह कोई नहीं था। बस कौतूहल में गया था। कॉलेज जाता था पढ़ने के लिए अपने गांव में, आनंद आता नहीं था, मज़ा नहीं आता था। तो बस कॉलेज जाते थे, घूम फिर के आ जाते थे। मैं था, मेरा एक कज़िन था। तो ऐसे ही एक दिन विचार आया कि चलो यार कहीं बाहर पढ़ने चलते हैं। तो मैंने कहा कहाँ चले? तो उसने बताया अपन जयपुर चलते हैं। उसे थोड़ा जयपुर के बारे में पता था। बोले वहाँ क्या होता है? थोड़ा बहुत उससे जो पता था उसने बताया, लेकिन मुझे नहीं पता क्या बताया था। लेकिन फाइनली देवलाली में एडमिशन हुआ और जयपुर पहुँच गया। कौतूहल में पहुँचा था। जयपुर बड़ा शहर है, सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ मैच देखेंगे। बस ऐसे चला गया। मतलब कोई प्रेरणा स्रोत कोई नहीं था, बस ऐसे होनहार अच्छी थी इसलिए पहुँच गया। जैसा कि आप अपने प्रवचनों में बोलते हैं और उदाहरण भी देते हैं कि अगर छाछ रोटले की व्यवस्था हो गई हो तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मैंने आपकी रिसर्च करी और उससे मुझे पता चला कि आप प्रोफेसर हैं एक बड़ी कॉलेज में, तो आप पे आरोप है कि आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो अभी तक आपने छोड़ा क्यों नहीं है? देखो, हेलो, देखो संसार तो ऐसे ही चलेगा। जो कुछ जैसा सही सही है वैसा यदि कहने लगे तो ये संसार नहीं चलेगा, हमारे संबंध नहीं चलेंगे। पत्नी बढ़िया सज धज के आए और पूछे कैसी लग रही हूँ, अब मैं सच बोल दूं चुड़ैल लग रही, तो गृहस्थी नहीं चलेगी। आपकी दुकान पे कोई सामान लेने आए, अब 200 रुपये की 2000 रुपये की साड़ी है, आपने बताए 4000 रुपये, वो कहे 3000 दूंगा, बोल ले जाओ ले जाओ, मैं तो 1000 फिर भी बच रहे। ऐसे बोलेंगे तो आप नहीं चल पाएगा। तो लोक तो ऐसे ही चलता है। रही भावनात्मक बात, तो ये बात सत्य है कि सच में आज भी जिस समय मैं कॉलेज जाता हूँ, क्लास लेने के लिए घुसता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मन में एक हूक उठती है कि भाई मनीष, इसके लिए जीवन नहीं मिला है। और ये बिल्कुल सच है। और उस समय लगता है जैसे मनुष्य जीवन कोड़ियों के भाव जा रहा है। और आपको सच में मैं ये नौकरी वगैरह करना भी नहीं चाहता था। अब है, कर रहा हूँ, परिवार आजीविका है, कोई परिवार से कोई ऐसा अरबपति हूँ नहीं कि बिना कमाए चल जाए। तो करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, अच्छे से करता हूँ। और ऐसी व्यवस्था हो जाए तो मैं तो आज रात के 12 बजे के पहले ही छोड़ दूंगा। तो मेरा सच में कोई ऐसा मन नहीं था, सोचा नहीं था कि ऐसे कोई सरकारी नौकरी में जाऊंगा। लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी कुछ देखी, आसपास की परिस्थितियां देखी, तो मुझे लगा कि नहीं, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यदि मैंने कोई अपने सेल्फ डिपेंड नहीं हुआ, सही उम्र में नहीं हुआ, तो ज़रूर एक ना एक समय ऐसा आएगा कि हो सकता है मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊं या
परेशान रहूं, क्योंकि धर्म में स्थिरता के लिए आजीविका की स्थिरता, स्वास्थ्य की स्थिरता, परिवार की स्थिरता, ये सारी चीज़ें व्यवहारिक उसमें ज़रूरी होती हैं। और आज भी ये भावना है, वो छाछ वाली बात वो सही है, आज भी ये भावना है। जब मुझे ऐसा लगेगा कि आज के बाद मुझे एक दिन भी कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा और उसके बिना मैं, मेरा परिवार और पिता तो अब है नहीं, मेरी माँ, ये सब यदि चलता रहेगा तो आज ही यदि वो मौका आए तो आज ही छोड़ दूंगा। बहुत बढ़िया। आप पर एक और आरोप है, यानी सभी विद्वानों पर, कि आप जब भी इस तरीके की बात आती है तो आप कहते हैं कि चारित्र में इस जाति का भाव बनता ही है, ग्रस्त अवस्था में ऐसा भाव बनता ही है। इस तरीके से कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अपने आप को कवर कर रहे हैं या आप अपने आप को कवर करते हैं। और जब हमने सुना गाथा ही आप ही सुनाते, जन्म जस्स जम्मी देसे जम्मी काले, जब जब जो जो होना है निश्चित है, जब वो निश्चित है तो फिर क्या दृढ़ता में कमी है या फिर हम इसे कुछ और समझे? मेरी ये कोशिश रहती है कि जब मैं कोई व्याख्या करूं किसी भी चीज़ की हो, मेरे पर्सनल इमोशंस उसमें हावी ना हो। वक्ता का काम बिल्कुल जज वाला काम है। शास्त्र में जो बात चल रही है वो हमें समझानी है। वो हो सकता है मेरे मन के माफिक हो या मेरे मन के माफिक ना भी हो। जैसे जज को रिजल्ट, परिणाम सुनाना है एविडेंस के आधार पर। उसे यदि लग रहा है कि एविडेंस इसके खिलाफ है और ये अपराधी है तो वो अपराधी बताएगा। हो सकता है उसका मन कह रहा हो कि अपराधी ना हो। इसी तरह वक्ता का काम है शास्त्र में जो लिखा है, आचार्यों ने जो कहा है, उसको रिप्रेजेंट करना। मैं स्वयं ये कोशिश करता हूँ कि जो मेरा विषय चल रहा है उस विषय के अनुसार जो भी उसमें है वो मैं आपको बताऊं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब कोई भक्ति का प्रसंग आए तो हो सकता है मेरी भक्ति उसमें मिल जाए, हो सकता है तत्व ज्ञान को वृद्धिंगत करने का भाव आए तो उसमें मेरा कुछ मन मिल जाए। तो ये होता है, कोशिश करता हूँ मेरे पर्सनल इमोशंस हावी ना हो, और कदाचित यदि होने लगे तो आप मुझे बता दिया करो। समझ में आया ना? और रही जहाँ तक चारित्र मोह के उदय की बात है, चूँकि वो तात्विक दृष्टि से सही है। जैसे मान लीजिए मैं मनुष्य हूँ तो मुझे मनुष्यों जैसे भाव आएंगे, देवों जैसे भाव नहीं आएंगे, गायों जैसे भाव नहीं आएंगे। मुझे जब भूख लगेगी तो मुझे घास की याद नहीं आएगी गधे की तरह, मनुष्यों की तरह भाव आएंगे। मनुष्य में मैं पुरुष हूँ तो मुझे स्त्रियों की तरह भाव नहीं आएंगे, नपुंसकों की तरह भाव नहीं आएंगे, पुरुषों की तरह आएंगे। पुरुषों में भी मान लीजिए मैं गृहस्थ हूँ, शादीशुदा हूँ, तो मुझे ब्रह्मचारियों जैसे भाव नहीं आएंगे, मुझे गृहस्थों जैसे भाव आएंगे। मान लीजिए मैं बच्चों का पिता हूँ तो पिता जैसे भाव आएंगे। तो बहुत सारी परिस्थितियों को जीता है, हर व्यक्ति अलग अलग भूमिकाओं को जीता है। जब मैं घर में घुसूंगा और मैं वहाँ विद्वान की तरह बच्चों को हाँकूं एक डंडे से, तो घर से बाहर निकाल देंगे, बाहर निकल। मुझे घर में घुसूंगा तो मुझे बच्चों का पिता होना पड़ेगा, मुझे पत्नी का पति होना पड़ेगा, मुझे अपने माता पिता का बेटा होना पड़ेगा। यदि घर में मेरी भाभी है तो मुझे देवर होना पड़ेगा। मैं घर कॉलेज जाऊंगा तो मैं वहाँ सरकार का एक एम्प्लॉय हूँ, मैं वहाँ विद्वान नहीं हूँ। समझ में आया? वहाँ आप जैसा सम्मान नहीं मिलेगा, वहाँ मुझे सम्मान करना पड़ेगा, मेरे से बड़ा अधिकारी है। तो एक व्यक्ति अलग अलग स्थान पर अलग अलग भूमिकाओं को जीता है, और ये विविधता में कभी विरोध दिखाई दे सकता है। वो विरोध नहीं है, ये गृहस्थ जीवन की सुंदरता है। अगला प्रश्न ये है कि रिसर्च से पता चला आपके नज़दीकी मित्रों से कि आप स्कूल और कॉलेज लाइफ में काफ़ी फनी रहे हैं, मतलब मस्त मौला, ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था, आपने सारे मज़े कर लिए। और जब हम जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी बारी आई तो वो कह रहे कि नींबू मत लगाओ, वो आप धुरंधर मत देखो। आप आए थे क्योंकि इसीलिए हमने आपके लिए चेयर भी ये रखी है। जब आप मंथन में आए थे आपने कहा था कि वो कौन सा डाकू, निर्मल बाबा जैसा लग रहा है, अगर हम कटघरा लगाते तो इनको ऐसा लगता कि वो रहमान डकैत जैसा लगता।
इसलिए हमने आपकी व्यवस्था भी की है। तो आप काफी, आपके ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। लेकिन जब हम चीजें करते हैं, हम मजाक करते हैं या हम धंधा पानी करते हैं, तो हमें ऐसा कहा जाता है कि करने जैसा ही नहीं है, अगर आपको दुख है तो अभी मुनि दीक्षा ले लो। तो ये द्वंद्वपना हमें थोड़ा सा लगता है, इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टता चाहिए। अच्छा, मैंने ऐसा कब कहा? ये विराट जी कह रहे थे, ये विवेक जी कह रहे थे, मैंने नहीं कहा। देखो, मेरा स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि अभी आप आरोपी हैं, इसलिए जज पे आरोप नहीं लगा। देखो, इन्होंने मुझे भी डांट दिया, आपको डांटते हैं, क्या बुरा है? अब देखो, सच्चाई ये है, धूप गर्म होती है, पानी ठंडा होता है, इमली खट्टी होती है, आम मीठा होता है, हर चीज कुदरती है। हर व्यक्ति कुदरत के साथ जिए, है ना। अब हमें बच्चे से ये उम्मीद करें कि ये इस उम्र में बिल्कुल शांत रहे, गंभीर रहे, ना मचले, ना खेले, तो आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा बच्चा है। मैं कहूँगा ऐसे डॉक्टर को दिखाओ। यदि बच्चों को खेलने का भाव नहीं आ रहा तो ये चिंता का विषय है। समझ में आया? तो पहली बात तो मैं ऐसा बोलता नहीं हूं और ना बोलूंगा, क्योंकि जिन धर्म बहुत सरलता, सहजता, सरल सिखाता है, आप जहां जिस भूमिका में है वहां आपको औदैहिक भाव आएंगे। हमें बस लक्ष्य केंद्रित होना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा पक्ष क्या है। यदि मैं युवा हूं और मुझे दोस्तों के साथ बैठने में अच्छा लगता है तो मैं बैठूंगा, हंसी भी करूंगा, और उस समय आप मेरी निंदा भी करना चाहें तो मैं इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करूंगा कि लोग कह रहे होंगे कि ये पंडित हंस रहा है अपने विद्वानों के साथ, दोस्तों के साथ, तो क्या करूं, रोने लगूं? तो इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। हाँ, तत्व ज्ञान के लिए कहता हूं, जीवन में सदाचार के लिए, सहजता के लिए, शांति के लिए, आत्म प्रशंसा और निंदा से बचने के लिए ये सारी बातें करता हूं। और वो बातें जो बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सबके लिए एक सी कार्यकारी हों, वो बातें करने की कोशिश करता हूं। और मैं क्या करता हूं, ये तो चूंकि यूथ कन्वेंशन है तो अब चूंकि इस तरह का माहौल है कि एक टॉपिक लेके हमें बात करनी है। अन्यथा जब कुन काहन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट के शिविर लगते हैं, जयपुर के शिविर लगते हैं, तो मुझे इस बात की चिंता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। सामने शास्त्र है, आचार्यों की गाथा है, सूत्र है, हमें केवल उन आचार्यों को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि मेरा काम है जो उसमें लिखा है वो आपको बताना। मेरा अपना कुछ काम है ही नहीं। और आप पर्सनली आएंगे तो मैं तो कहूँगा कि जैसे तैसे आप कुंठित ना हो, बस फ्रस्ट्रेटेड ना हो। यदि कोई जबरदस्ती कह रहा है कि आपको 3 प्रवचन सुनना है, नहीं सुन पा रहे तो मत सुनो, आप 2 ही सुनो, 1 ही सुनो, लेकिन दिमाग पे स्ट्रेस मत लो। बस अनीति से बचें, पर निंदा से बचें, आत्म प्रशंसा से बचें, ना खेलने से बचें, ना खाने से बचें। इसलिए आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन है। बहुत ही बढ़िया। आपने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि भाभी जी जो हैं उन्होंने आपके लिए ऐसा कहा था कि जब आप समय सार जी पढ़ाते हैं तो सबसे सुंदर लगते हैं। तो जब ऐसा सुनते तो आपको किस जाति के भाव आते हैं? ये आप ही का था, आपने ही एक इंटरव्यू में अपने कहा था। ये बात सही है। मेरी पत्नी बोलती है कि आप सबसे ज्यादा खुश, प्रसन्नचित्त, सुंदर तब दिखते हैं जब आप स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन की गद्दी पर होते हैं। तो ये बात जब सुनी तो भाई यही भाव आया कि जिनवाणी पढ़ो, पढ़ाओ, उसमें हौसला बढ़ गया और क्या, थोड़ा मोटिवेशन मिला। और आप तो जानते हैं कि पत्नी की कितनी बड़ी भूमिका रहती है किसी व्यक्ति के कार्यों में, कुछ भी करने में, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे लौकिक क्षेत्र हो। पत्नी की भूमिका, उसका समर्थन। अब मान लीजिए मैं 2 दिन के लिए यहाँ आ गया और पत्नी का समर्थन ना हो तो क्या करेगी? घर बैठो, मेरे भरोसे पैदा कर रखे ये बच्चे। तो कम से कम उन प्रतिकूलताओं से मैं दूर हूँ। तो जब ये पत्नी बात कहती है तो मुझे
उसके प्रति कृतज्ञता का भाव आता है। और पत्नी है, पत्नी के साथ साथ वो हमारी साधर्मी भी तो है, तो वो भाव बनता है। और सौभाग्य होता है कि जरूर कुछ ऐसे पुण्य किए होंगे कि अनुकूल पत्नी मिली, जो मेरी जिंदगी का सबसे सुंदरतम पहलू है, जिनवाणी का अध्ययन, अध्यापन बाद में अध्ययन, वो रूप यदि उसे अच्छा लगता है तो इससे बढ़िया कोई जीवन संगिनी नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं हमारे जो विद्वान होते हैं वो मैरिज भी करते हैं, तो उनका आंसर कितना नपा तुला होता है। जिसे हम वासना के एंगल से देखते हैं वहाँ वात्सल्य भी होता है। तो हम सिर्फ एक पक्ष को ऊपर ना रखें, हालांकि ये काम जज करेंगे ही, पर मुझे थोड़े से भाव आ गए तो मैं थोड़ा सा कोट को साइड में रखकर एक और प्रश्न आपसे पर्सनली है। जब आपने भाभी जी की बात करी, उनकी ओर से तो मुझे वात्सल्य दिखाई दिया कि वो आपसे इस तरीके की साधर्मी तरीके से रहते हैं, पर मुझे आपकी ओर से ऐसा लगा 26 जनवरी का दिन है, आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, 2-3 दिन की ही छुट्टी है, उसमें भी आप एक दिन यहाँ पर लेट आए और 2 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं। 26 जनवरी का छुट्टी का टाइम होता है, तो ये समय तो बच्चों और घर फैमिली के लिए देना चाहिए। तो कहीं ये उनके साथ अन्याय तो नहीं हो रहा, आप उनको टाइम नहीं देते? जनरली ये समस्या होती है कि आप निकल गए, जब भी छुट्टियां होती है आप प्रवचन के लिए चले गए, स्वाध्याय के लिए चले गए, हमें कब समय देंगे? तो इसको आप कैसे डील करते हैं? और ये आरोप भी है आप पर कि आप समय घर पर नहीं देते। हाँ, ये अन्याय तो है, इसमें तो कोई दो मत की बात नहीं है। बीवी बच्चों पे अन्याय है ये, लेकिन इस अन्याय में वो भी खुश होते हैं। अब क्या करें, विद्वानों के समक्ष तो एक तरफ जिनवाणी माँ है, एक तरफ घर में खांसती हुई माँ है। खांसती हुई माँ भी अपने तरफ बुला रही है और जिनवाणी भी अपनी तरफ बुला रही है। एक तरफ माता पिता पत्नी का कर्ज है, दूसरी तरफ श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय का भी कर्ज है, दादा का भी कर्ज है, बड़े दादा का भी कर्ज है, भाई साहब अभय जी का भी कर्ज है, जितने हमारे उन्हा गुरु अन्ना जी का भी कर्ज है, शांति जी का भी कर्ज है। तो अब हमें तो दोनों ही भूमिकाएं दिखती हैं सामने, परिवार भी दिखता है और सब दिखता है। तो उनके साथ अन्याय नहीं होगा तो आपके साथ होगा, आपके साथ नहीं होगा तो उनके साथ। तो कहीं ना कहीं कुछ संतुलन बन जाता है। पत्नी तो हमारे इस हर काम में बहुत अच्छे से अनुमोदना करती है। बच्चों पे थोड़ा अत्याचार सा होता है। जैसे अभी मैं आ रहा था यहाँ, तो नीचे चूँकि डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा कुछ समय के लिए वजन उठाने के लिए मना किया, तो पत्नी मेरा सूटकेस लेके नीचे आई, फर्स्ट फ्लोर पे है तो नीचे आई। तो छोटा बच्चा मेरा 9 साल का है अभी, तो वो बोलता है पापा मैं भी चलता हूँ साथ में, मैं भी ले आऊँ कपड़े। अरे जा रहा हूँ, टैक्सी खड़ी है सामने। मैंने कहा बेटे मैं अब आपकी टिकट नहीं है फ्लाइट से, आपको तत्काल में कैसे ले जाएंगे? बोले मैं आपकी गोद में बैठ के चला जाऊँगा। तो ये सब होता है। अब उस समय ऐसा लगता है यार अब टैक्सी वाले को मना करूं और अब इतनी प्यारी बातें कर रहा है कैसे छोड़ूं। लेकिन अब ये होता है, कई बार इन दौर से गुजरना पड़ता है, स्थिति वो भी आती है। ग्वालियर में प्रशिक्षण शिविर था, तो मैं थोड़ा सा बीमार था उस समय, गर्मी के दिन 48 टेम्परेचर, मुझे ग्वालियर जाना है प्रशिक्षण शिविर में और धूप में खड़ा हूँ। नीचे आ गया, टैक्सी वाले को थोड़ा सा कोई ट्रैफिक में देर हो गई आने में, तो उस समय मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आए, बड़े शैतानी ख्याल आए। अरे क्यों इतनी धूप में परेशान हो रहे? कौन सा वहाँ जाके नागरिक अभिनंदन मिल रहा, पद्मश्री मिल रहा, क्या होगा वहाँ जाके? इतने विद्वान है, कोई ना कोई प्रवचन कर देगा। स्वास्थ्य देख लो पहले, परिवार देख लो, ये देख लो, वो देख लो। ये सब मेरे ख्याल में आए। और जब ये सारे थॉट्स मेरे अंदर आ रहे थे, उसी समय मेरे मन में एक सफेद परदनी पहने, सफेद कुर्ता पहने, सिर पे टोपी लगाए, आंखों पे चश्मा, मेरे अंदर छोटे दादा की छवि उभरी। और वो सारे नेगेटिव थॉट्स खत्म हो गए। मैंने कहा इन्होंने क्या किया था?
सरकारी नौकरी छोड़ के आए थे, छोटे छोटे, कितने बच्चे थे बेटा? 4। जंगल, टोडरमल स्मारक, जहाँ पहले जंगल था, उबड़ खाबड़ छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं, बताते रात में शेर आता था और एक आदमी हाथ में झोला लिए, छोटे छोटे बच्चे, 4 बच्चे, पत्नी भी घूंघट डाले। समझ में आए ना? उस जंगल में जब आए होंगे कितनी चुनौतियां रही होंगी। तो ये सारी जब चीजें होती हैं तो थोड़ी कश्मकश तो होती है, लेकिन पुण्य के उदय से मुझे सब कुछ इतना बढ़िया मिला। पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई, वो सब इतने अनुकूल मिले। यदि मैं आपके सामने ये 2 शब्द बोल पा रहा हूं तो आपको मैं बोल रहा हूं ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ तक आने के लिए कितने लोगों का समर्थन रहता है, कितने लोगों का त्याग रहता है, वो कभी विराग जी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। इसलिए है अन्याय है थोड़ा, मैं मानता हूं मैं पत्नी और बच्चों के साथ थोड़ा अन्याय करता हूं, और यदि वो देख रहे हो, लाइव देख ही रहे होंगे, तो मुझे क्षमा कर देना। और बड़े पंडित जी बहुत अच्छी कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, लघुता से प्रभुता मिलती है। कितनी लघुता है, मतलब वो ऑन कैमरा जो लाइव चल रहा है उस पर सामने से ऐसा कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैंने जैसे पूछा आपसे कि अपन न्याय करते हैं, मुझे ऐसा लगता है आप स्वयं पे भी अन्याय करते हैं, ऐसा मेरा आरोप है। आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपके बैक का प्रॉब्लम है, आप 1-2 घंटा या जो 1 घंटा प्रवचन करते हैं उसके बीच में भी आपको काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, आपको बार बार लेटना पड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये खुद के साथ अन्याय है? थोड़ा सा हेल्थ को पहले देखा जाए, फिर प्रभावना तो जैसा कि कहा और भी विद्वान है तो ऐसा ही सही जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन क्या है, आपको इसका एक पहलू बताऊं। क्या है, हम आत्मार्थी मुमुक्षु बहुत थोड़े लोग हैं, सब बहुत थोड़े लोग हैं, और 1-2 साल आप इस क्षेत्र में काम कर लो तो सब परिचित हो जाते हैं। अभी विराग जी बैठे हैं, ये पूरे देश के मुमुक्षु इन्हें जानते हैं, ये उनको जानते हैं। समझ में आया? अब विराग जी को कोई फोन करे, आप में से कोई, भाई साहब विराग जी आपके यहाँ आना है, मना करेंगे ना साहब स्वास्थ्य ठीक है, नहीं साहब आपके बेटे का प्रोग्राम है, बेटी का प्रोग्राम है। पता नहीं हम आपस में मुमुक्षु अपने आप ऐसे फैमिलियर से हो जाते हैं, इतने फैमिलियर हो जाते हैं कि कई बार नहीं हो पाता मना। समझ में आया? तो बस कुछ ये अपने आत्मार्थियों का आपस का प्यार वात्सल्य ऐसा है, क्योंकि हमारी ताकत क्या है, हमारे गुरुदेव ने नफरत करना नहीं सिखाया, प्यार करना सिखाया, वात्सल्य सिखाया। बोई खून हमारे दादा के रगों में था, महाविद्यालय के रगों में था, बोई खून हमारे रगों में है, आप सबके रगों में है। तो बस एक फैमिलियर होके बहुत मना करने के बावजूद भी कभी कभार आप नहीं मानते, कभी कभार हम नहीं मानते, इसलिए सब प्रसंग बन जाते हैं। इतना ज़रूर है कि यहाँ शारीरिक बाधा अपनी तरफ है, लेकिन आप सब लोग काफ़ी मदद करते हैं कि वो तकलीफ़ ज़्यादा ना बढ़े और मैं अच्छे से कर पाऊँ। अच्छे से आप सुविधाएं देते हैं, अनुकूल खान पान देते हैं। कई जगह तो ऐसा होता है विवेक भाई कि अपने बड़े बड़े साधर्मी, अच्छे पैसे वाले करोड़पति कमरे में आते हैं, तकलीफ़ होती है तो वो पैर दबाते हैं, मलहम लगाते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं। तो बस पत्नी और बच्चे भी इसी विश्वास के साथ कि ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोई अकेले नहीं है, है ना। यदि 3-4 लोगों का परिवार छोड़ के जा रहे हैं तो जहाँ जाएंगे 200-500 लोग तो होंगे ही। इसलिए इस उम्मीद के साथ जैसा चल रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा तो लगता है कभी कभार, तो वो बात सही है। हम सबसे ज्यादा ध्यान आपका रखेंगे, हम जब भी निमंत्रण देंगे आपको पधारना ही है। ये जो सभा की कार्यवाही चल रही है और इसके बीच में मैं बार बार एक बात देख रहा हूँ कि आज के जो आरोपी विद्वान हैं वो बार बार एक नीली जैकेट वाले व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इन लोगों के कोई तार पुराने जुड़े हुए हैं। तो निश्चित ही कोर्ट यदि चाहेगा तो कोई विशेष टिप्पणी का अवसर आएगा
तो कोर्ट की अनुमति से हम उन्हें अवसर देंगे, पर अनुमति लिए बिना वह बीच में कुछ भी ना बोले। और जो मेरा रिसर्च है, उस रिसर्च में एक ये भी थे जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। एक और प्रश्न, जब आपने अपने बच्चों की बातें की, घर की बात की, आपका बेटा या जो भी घर में बच्चे हैं, अगर वो चाहे कि मुझे विदेश पढ़ने के लिए जाना है या फिर कहीं और जाना है या मुझे अन्य जगह शादी करनी है, यदि ऐसा प्रसंग बनता है तो आपका उसमें क्या डिसीजन होगा? बाउंसर है शोएब अख्तर वाली। मैं तो सरकारी वकील ही हूं अभी भी। विदेश पढ़ने जाए, क्योंकि भारत से ही ज्ञान का प्रकाश हुआ है। इस युग के प्रथम तीर्थंकर इसी अयोध्या भूमि से उन्होंने ज्ञान का प्रकाश किया। चक्रवर्ती भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, ये भारत भूमि से तो ज्ञान का प्रकाश हुआ है। लेकिन भारत भूमि ये भी जानती है कि ये ज्ञान की भूमि भी है, विज्ञान की भूमि भी है, लेकिन सीखने में विश्वास रखती है। बाहर से कितनी संस्कृति, सभ्यताएं, ज्ञान आया, उसका भी भारतवर्ष स्वागत करता है। इसलिए ज्ञान का आदान प्रदान ये तो परंपरा है हमारी। तो यदि सीखने के लिए हमारा बच्चा विदेश जाएगा तो मुझे उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर करूँगा कि जैसे गांधी जी विदेश गए थे विलायत, तो उनकी माँ ने उन्हें संकल्प दिलाए थे। हाँ, तो मैं अपने बच्चे को संकल्प जरूर दिलाऊंगा, और शायद उसकी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि गांधी जी को तो वो शपथ इसलिए दिलाई थी क्योंकि वो कुकर्म करने लगे थे। हाँ, करने लगे थे, इसलिए दिलाई थी। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे जे अपने बच्चों को ऐसे संकल्प दिलाने पड़े। भाव तो यही है कि बेटा रहेगा तो मेरे भावों को भी समझे। बेटा वो है जो अपने पिता को समझे, और पिता भी वो है जो अपने बेटे को समझे। तो यदि विदेश जाएगा पढ़ने के लिए तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, लेकिन जाए, जैनाचार न छोड़े, सदाचार न छोड़े, और उसको छोड़कर यदि बाहर जाएगा तो मैं बगावत समझूंगा, और बगावत करेगा तो होनहार का विचार करूंगा। ये अब रही बात दूसरी जगह शादी करने की। दूसरी जगह शादी करने पहले तो वही कोशिश जो आज मैंने भी व्याख्यान में कही, उसे समझाऊंगा, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो समझ जाएगा। क्योंकि यदि मैं आपसे इतनी बातें कह रहा हूँ तो उसको भी तो कहूँगा ना कुछ, कि बेटा यदि हमें अपने माता पिता को जिंदा जलाना है तो ऐसा काम कर ले। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, समझाएंगे, बुझाएंगे। नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा। मैंने कौन से सारे विश्व का ठेका ले रखा है, मैं कौन से सारे विश्व का करता हूँ। मेरा एक सिद्धांत है, कोरोना के बाद ज़्यादा बन गया ये सिद्धांत, और आगे भी ये सिद्धांत और बना रहेगा। मैं देश, समाज, मोहल्ला, परिवार, शरीर, इन सब की चिंता एक लिमिट तक करता हूँ, और एक लिमिट के बाद सबको होनहार पर छोड़ देता हूँ। बहुत बढ़िया। इस मामले में भी मेरा यही रहेगा। तो प्रश्न ये था कि आप पे आरोप है कि आप जिनवाणी की गद्दी से जो बातें सुनाते हैं वो तो एकदम फैक्ट है, आप में जोश भी दिखता है, आप मुट्ठी में कर लो इस तरीके से बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपका बाकी जीवन भी ऐसे ही चलता होगा। लेकिन जब हमने रिसर्च किया, आप कॉलेज में कुछ नाम है कालिदास, मीरा, कृष्णा का, सखा, उद्धव, इनको भी अप्रिशिएट करते हैं वहाँ पर जाकर, और ये अपने व्याख्यान में भी कहा है। तो ये दो पना क्यों ऐसा? नहीं, दोगलापन नहीं, दोगला। देखो, मेरा ये संकल्प है, जिनवाणी मेरे सामने होगी तो मैं जिनवाणी के सूत्रों को, जिनवाणी की गाथाओं को पूरी ईमानदारी से उसका अर्थ करूंगा। और वो अर्थ हो सकता है मेरे खिलाफ भी जाता हो, मेरे परिवार के खिलाफ जाता हो, आपके खिलाफ जाता हो, आपके खिलाफ जाता हो, किसी के खिलाफ जाता हो, क्योंकि मेरी निष्ठा उस समय जिनवाणी के सूत्रों के प्रति होती है।
मैं व्यक्तिगत जीवन में कमज़ोर हो सकता हूँ, लेकिन जो जिनवाणी का मैं अर्थ बताऊंगा वो पूरा मजबूत बताऊंगा। मैं व्यक्तिगत जीवन में शिथिल हो सकता हूँ, है ना, लेकिन जो जिनवाणी का अर्थ बताऊंगा वो पूरा मजबूत बताऊंगा। तो जब मैं जिनवाणी आपको बताऊं तो आप, दिक्कत ये है ना कि जब हम व्याख्यान करते हैं तो आपको ये लगता है कि हम बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, जिनवाणी बोल रही है। और आपको हमसे कुछ सीखना है ना, तो आप यही मान के सीख पाएंगे कि ये पंडित जी जो बोल रहे हैं ये आचार्य बोल रहे हैं। यदि आप मेरे व्यक्तिगत जीवन में जाएंगे तो क्या सीखेंगे? आप मेरे घर में आ जाएंगे तो क्या सीखेंगे हमसे? हम बच्चों के साथ मस्ती करेंगे, बच्चे टीवी देख रहे हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो हम भी देख लेंगे। आप हमसे क्या सीखेंगे? गृहस्थों के जीवन में ऐसा होता क्या है सीखने का? सीखने का जीवन तो मुनिराजों का होता है, उनसे सीखा जाता है, उनकी बैयावृत्ति करके सीखा जाता है। तो जिनवाणी की एक दो बातें ही हम आपसे ज़्यादा जानते होंगे, बाकी 99% बातों में आप हमसे बहुत आगे हैं। समझ में आया? इसलिए व्यक्तिगत जीवन तो जैसे गृहस्थों के होते हैं वैसे ही सबका है। रही बात कालिदास की, वैसे बता दूं कालिदास को मैं नहीं पढ़ाता हूं, वो संस्कृत के हैं, मैं हिंदी का हूं। हाँ, बाकी जो नाम लिए उद्धव वगैरह, उनको पढ़ाने का अवसर आता है ना, क्योंकि वो मेरी आजीविका है ना, वो मेरी आजीविका है। और आजीविका को भी मैं ईमानदारी से करता हूँ। जो मेरे पाठ्यक्रम में है, जो मेरे क्रम में है, जो मेरी ड्यूटी है, जिसको पढ़ाना है वो मैं पढ़ाऊँगा, जो मेरा विषय है वो मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन उसमें मेरे पर्सनल इमोशंस नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि उसमें जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, उसका कोई मिथ्यात्व सम्यक्त्व से संबंध नहीं है। समझ में आया? तो मैं पढ़ाता हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि मजबूरी में पढ़ाता हूँ। हमारे पहरेदार हैं, वो भी मुझे कुछ प्रश्न पूछने के लिए कह रहे हैं। मतलब पहरेदार भी आप पर आरोप लगा रहे हैं। पहरेदार तो मारे ना, यही गनीमत है। आरोप तो चाहे जितने लगा ले। वो कह रहे हैं आपका खून खून, हमारा खून पानी। क्या? आपका खून खून, आप करो तो सब बढ़िया है ऐसा, और हम जब धंधा पानी आदि करते हैं। मैंने कब मना किया? करो आप धंधा, करो, खूब धंधा करो, लेकिन अन्याय का सेवन मत करो, अनीति का सेवन मत करो, ऐसी आजीविका मत करो जिससे धर्म से दूर हो जाए, माता पिता से दूर हो जाए, साधर्मियों से दूर हो जाए। करो, खूब पैसा कमाओ, लेकिन ऐसा पैसा मत कमाओ जिससे दर्शन भी ना हो, जिससे अभक्ष भक्षण करना पड़े। ऐसा मत करो। कब कहा मैंने अर्थ पुरुषार्थ मत करो? अर्थ पुरुषार्थ करो, लेकिन धर्म को केंद्र में रखकर करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात, होता क्या है भाई साहब, ऐसे अब पुण्यशाली धुरंधर लोग तो इस काल में पैदा होते नहीं, जैसे पुराने समय में थे, है ना। अब तो आज का समय ऐसा है कि साफ पानी से, स्वच्छ पानी से बाढ़ नहीं आ सकती, बाढ़ गंदे पानी से ही आएगी। आज का समय ऐसा है कि बहुत पैसा कमाना पड़ेगा, तो आपको धर्म, आत्मसम्मान, माता पिता, इन सबको किनारे करके कमाना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं उतना कमाएं, उतना करें जिससे धर्म ना छूटे। और जिस आजीविका से, जिस नौकरी से माता पिता, धर्म, साधर्मी, जिनवाणी ये छूट जाए, ऐसी नौकरी, ऐसी आजीविका चीमटी से भी छूने लायक नहीं है। चाहे वो मेरे पे लागू हो और चाहे वो आप पे लागू हो। मैंने ये शिक्षण का पेशा इसलिए चुना, मैं दूसरे पेशे भी चुन सकता था, इसलिए चुना इस पेशे की पवित्रता के कारण। क्यों? क्योंकि मैं व्यक्तिगत मेरा जो जीवन है उसमें भी मुझे पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है, और यही मेरा प्रोफेशनल जीवन हो गया तो वो भी अच्छा है। इसलिए मेरा खून भी खून है, आपका खून भी खून है। देवशास्त्र गुरु की भक्ति, जैनाचार जिस दिन मेरे अंदर से चला गया तो वो खून भी पानी बन जाएगा, आपके अंदर से चला गया तो वो खून भी पानी बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया। एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, जब आप प्रवचन करते हैं तो बहुत जोश में आ जाते हैं, एक करना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे इस तरीके से, तो खुमारी कहाँ से आती है? ऐसा है ना, साहित्य में 9 रस होते हैं,
वीर रस। एक वीर रस होता है, एक करुण रस होता है। उस रस के हिसाब से लहजा भी बदलता है बात को बोलने का, है ना। अब सामने कोई शत्रु आ रहा हो, मातृभूमि पर उसने टेढ़ी आंख कर दी हो, तो वो कैसे चिल्लाएगा वीर पुरुष? ए भाई पीछे जा, पीछे जा, ऐसे करेगा? अरे वो उसकी उसमें जोश आएगा वाणी में। तो साहित्य में 9 रस होते हैं, उस रस के हिसाब से लहजा बदलता है। अरे छंद बदलते हैं, चेहरे की भाव भंगिमाएं बदलती हैं। तो ऐसे ही धर्म भी एक रस है। धर्म वीर रस है और अंत में शांत रस पर जाकर पूरा होता है। बहुत बढ़िया। हमारे शास्त्रों में समाधि वाले पुरुष का वर्णन वीर रस में किया है। जो पुरुष, जो मुनि समाधि लिए हुए हैं, हाथ पैर नहीं चल रहे, उठ भी नहीं पा रहे, बिल्कुल मरणासन्न है, लेकिन उस छपक का वर्णन शास्त्र में वीर रस में किया है कि मानो वह एक योद्धा है और उसके सामने दर्द, पीड़ाएं, आयु, कर्म, शस्त्र लेके खड़ा है और उसने मूंछ मोड़ के कह दिया है कि हे मृत्यु, तुझे कल आना है, आज आजा, आज आना है, अब आजा, और तू आई जा, मेरे चेहरे पे सिकन आने वाली नहीं है। ऐसी वीर पुरुष की भांति वर्णन किया है। अब देखो उसका वर्णन करते हुए आया तो मेरे आवाज में भी जोश आ गया क्यों नहीं? चुटकी बजाने लगा मैं क्यों नहीं? कहां से आया है? किसी ने सिखाया? नहीं, ये मनुष्य के इमोशंस होते हैं और जिनवाणी के प्रतिपादन में भी इमोशंस होते हैं। तो उसके अनुसार कोई भी वक्ता हो, मैं नहीं, कोई भी, अपने आप वो चीज हो जाती है। अब कुछ बनावटी होती तो बात अलग थी, लेकिन ये सब हो जाता है, इसमें मेरा कोई भी कर्तृत्व नहीं है। अंतिम प्रश्न है, आपके फ्यूचर प्लान क्या है? आप कब रिटायरमेंट लेंगे? आगे आपने क्या सोचा है? कब जॉब? अभी तो मैंने कहा था रात के 12 बजे, अभी 9:36 हुए हैं। मैं अभी रिटायर्ड होना चाहता हूं, अभी होना चाहता हूं, सच में होना चाहता हूं, सच में होना चाहता हूं। फिर नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? अब क्यों नहीं हो पा रहा मैं क्या बताऊं क्यों नहीं हो पा रहा। कब होऊंगा पता नहीं, कब होऊंगा क्या पता। रिटायरमेंट होने के पहले आयु पूरी हो जाए, कुछ पता है क्या? हम सोचें कि हम तब रिटायर्ड होंगे, उसके पहले सरकार रिटायर्ड कर देवे। इसलिए मैंने बताया, मैंने बहुत लंबा सोचना बंद कर दिया है, बहुत दूर की सोचना बंद कर दिया है। अब तो जब जहां जैसा चल रहा है, सहजता से चीज़ों को देखो, जानो। बहुत अधिक योजनाएं बनाना जीवन की, शादी विवाह की, अपनी नहीं, बच्चों के, है ना। बहुत अधिक लंबा सोचना बंद कर दिया। इसलिए कब रिटायर्ड होऊंगा? जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तो आपको भी पता चल जाएगा और आप मुझे भी बता देना। हमारे पंडित श्री मणि जी मेरठ ने अपने जो भी तीखे, मीठे, थोड़े से इमोशनल, इंस्पायरिंग प्रश्न जो मैंने पूछे, उसका बहुत ही सूझबूझ के साथ, आगम के आधार से, औदैहिक भाव को ध्यान में रखते हुए, अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों के आंसर सूझबूझ के साथ यहाँ पर दिए हैं। इसके बाद हम CYF न्यूज़ की तरफ चलेंगे, जो हमारी आध्यात्मिक न्यूज़ यहाँ पे चलने वाली है। उसके पहले भाई, हाँ, डजंट मैटर, पब्लिक के आरोप तो नहीं है कोई? बहुत रिस्की है, एक बार हम कर चुके हैं। नहीं, कर दो, कर दो। उसके बाद हम एक क्वेश्चन हम अनिल जी का लेंगे। उसके बाद हमारे जज आज के इस सभा को कंक्लूड करेंगे, जजमेंट देंगे। आप सभी शांति बनाए रखें और इसके बाद भी कहीं ना जाए। जज साहब विराजमान है, जब तक ये यहाँ पर विराजमान है आप जा नहीं सकते। आपने ऐसे आरोपी व्यक्तित्व कम देखे होंगे जिनको आरोप सुनने और आरोप के समाधान करने का भी एक उत्साह वर्तन कर रहा है, और मुझे लगता है ये जो रखा गया था इसका कोई विशेष उपयोग था नहीं। तो मेरा तो इसमें ऐसा सुझाव है, अगली बार इसकी एक चमर रख देना तो कम से कम हम भी कोई अच्छी बात आती है तो उस पर अनुमोदना कर सकें। और ये जो 2 पहरेदार खड़े किए गए थे, इनके भी हाथ में 2 चमर पकड़ाएं, क्योंकि अध्यात्म की अदालत है। विशेष अभी है वो नहीं, आप हाँ।
एक जैसा प्रश्न है, कि- एक प्रश्न है हाँ, हमारे जो कोई ऑडियंस है पब्लिक प्रश्न था, उस प्रश्न को यहाँ पर मैं अनुमति देता हूँ कि वो प्रश्न यहाँ पूछा जाए। उनको बुला लीजिए। अच्छा, उनकी ओर से मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा। छोटा सा बालक है जो यहाँ पर अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं और जो अन्य भी हैं, क्या 10वीं के बाद या जो शास्त्री विद्वान बनते हैं, ये धर्म की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, आपको क्या लगता है जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? यदि जाते हैं तो हमने ऐसा सुना है कि वो सरकारी नौकरी तक मात्र सीमित रहते हैं, शादियाँ होने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, कॉरपोरेट जॉब्स नहीं मिलती या फिर इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये बात तो सही है कि आप शास्त्री कर लेंगे, और यदि आप पहले से करोड़पति नहीं हुए तो आप शास्त्री करने के बाद करोड़पति अमरपति नहीं बन पाएंगे। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आपके अंदर उस जाति की कषाय ही नहीं रहेगी। बहुत बढ़िया। अरे जीवन की दुर्लभता समझ में आ जाती है, या अवसर चूकने योग्य नहीं है ऐसा समझ में आ जाता है। तो आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए आपको सोना है, ठीक है, आप कितनी जगह में सोते हो? 2-4 एकड़ में सोते हो? 3x6 के बिस्तर पे ही सोते? अच्छा आपको अरबों रुपए मिल जाएं तो कितने पे सोओगे? एक टांग वहाँ एक टांग या ऐसा कुछ होगा? अच्छा क्या खाते हो? जैन हो, दाल रोटी सब्जी जलेबी फाफड़ा और क्या क्या है, इसके अलावा और क्या खाओगे? दाल बाटी कचूमर यही खाओगे। अच्छा अरबपति हो जाओगे तो क्या खाओगे? सोने की दाल बाटी खाओगे, चांदी का कचूमर खाओगे, क्या करोगे? तो आप समझो इस बात को। और आज भी बताएं, जयपुर में बड़े बड़े करोड़पतियों के बच्चे पढ़ रहे हैं, और जब यदि तुम परिवार से फैमिली से करोड़पति हो तो तुम्हें चिंता क्यों हो रही है? यदि तुम कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हो तो तुम्हें चिंता क्यों हो रही है इस बात की? तुम्हें तो और निश्चिंतता से शास्त्री करनी चाहिए। चिंता तो वो करे कि जो ना कॉर्पोरेट से आता है, ना घर में कोई नौकरी है, बहुत गरीबी में जिए, वो चिंता करे, और उसके लिए तो उससे बड़ा कोई अवसर नहीं है। आप क्यों चिंता करते हैं? आप देखो जयपुर में जाओ, सबसे कम लोग कहाँ के मिलते हैं? मुंबई के, दिल्ली के, अहमदाबाद के, बेंगलोर के। अरे रईसों के बच्चों को तो सबसे पहले भेजना चाहिए। किशनगढ़ वालों का क्या नाम? किशन जी, प्रदीप चौधरी अरबोंपति व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने नाती को भेजा पढ़ने के लिए। बोले मैं उसे कहीं भी दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले शास्त्री कर। अभी विदेश से, अच्छा आपके देश में कोई MBA करने आया, इंजीनियरिंग करने आया? हमारे बाहर जाते हैं, बाहर का कोई अमेरिका का यहाँ आया? अमेरिका का शास्त्री करने आया जयपुर में, एक लड़की शास्त्री करने आई। तो ऐसा नहीं है, ये हमारी सब कल्पनाएं हैं। और आपको बताएं, अच्छा जैसे मुझे लगा कि मैंने शास्त्री गलत किया, थोड़ा टाइम तो नहीं हो गया? बहुत संवेदनशील प्रश्न है, इसलिए 1 मिनट जज साहब क्षमा कर देंगे। मान लीजिए मुझे लगा कि मैंने गलत की शास्त्री, आपको लगा कि आपने गलत की शास्त्री। आप आज जाएंगे इस स्मारक में, 30-40 बच्चे वो शास्त्री कर रहे हैं जिनके पिता शास्त्री हैं। यदि शास्त्री करना बुरा होगा तो मैं कुछ भी करूंगा, अपने बच्चे को तो शास्त्री नहीं कराऊंगा। मेरे बैच के, मेरे साथ के, मेरे समझ 6 बच्चे उनके शास्त्री कर रहे हैं। आप में से भी कर रहे किसी का? आपकी बच्ची शास्त्री कर रही, आपकी बच्ची शास्त्री कर रही, शास्त्रियों के बच्चे शास्त्री कर रहे हैं। अब एक पिता ये तो नहीं चाहेगा दुनिया बर्बाद हो जाए लेकिन मेरा बेटा बर्बाद ना हो, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं। कैसे, क्यों भेजा? जीवन निर्माण के लिए। अब पैसा जीवन निर्माण, पैसा जीवन निर्माण, क्या दिमाग में ये सब, हमारे दिमाग में ऐसा भर गया है। खूब पैसा कमाओ लेकिन न्याय नीति धर्मानुसार। लेकिन ये काल ऐसा है कि आप न्याय नीति धर्मानुसार करेंगे
तो अरबपति बनने के चांस हैं तो कम है, इसलिए उस अंधी दौड़ से बचने के लिए मना करते हैं। आप जाओ, कितने उदाहरण हैं, अरबों अरबों रुपए की संपत्ति है, आत्महत्या कर ली। बोलो क्यों कर ली, क्या कमी थी? जीवन में विजन नहीं था, जीवन की मूल्य नहीं पता था, इसलिए आजीविका वगैरह को एक बार। और कौन फ्री बैठा है बताओ? आज बताओ कौन सी शास्त्री की शादी नहीं हो रही? बताओ किसकी नहीं हो रही? अरे लोग कानाफूसी कर करके पूछते हैं अपनी बेटे के लिए, मुझे शास्त्री विद्वान बता दो कोई। ऐसी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने स्वप्न सजा रखे थे कि कुछ भी हो जाएगा, मैं अपनी बेटी को पत्थर में बांध के कुएं में फेंक दूंगी, लेकिन करूंगी शास्त्री लड़के से शादी। आप कैसे कह रहे शादी नहीं होती? समझ में आया? ना कोई शादी की प्रॉब्लम है, ना कोई आजीविका की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है हमारी सोच की। अब उसको तो मैं नहीं बदल सकता, वो आपको ही बदलनी पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया।